नमस्कार दोस्तों, विज्ञप्ति पीसीएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कर लेते हैं डे 7 और 8 के आंसर फॉर्मेट डिस्कशन। ठीक है, जो भी इसमें हम लोगों को सुधार करने हैं वो सुधार यहीं पर बता दिए जाएंगे, तो आप लोग समझ लीजिएगा कैसे सुधार करना है। ठीक है, चलिए पहले हम लोग बारी बारी से वही जैसे कि सेम हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद आंसर देखेंगे और आंसर में क्या सुधार हो सकता है वो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से और भी बता सकते हो। आप भी अपनी राय दे सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप आंसर लिखना नहीं चाह रहे हैं पर कुछ ऐड करवाना चाह रहे हैं तो आप बोल दिया करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, महाकुंभ धार्मिक पर्यटन को प्रोत्साहन दे रहा है और उत्तर प्रदेश को विकास की ओर ले जा रहा है, व्याख्या कीजिए। ये महाकुंभ से संबंधित क्वेश्चन है। तो 125 शब्द में लिखना है, 8 नंबर में ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसमें कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। वैसे तो देखा जाए तो ये पुराना टॉपिक है, लेकिन भरोसा नहीं है, कुछ भी पूछा जा सकता है। वैसे पूछता नहीं है नॉर्मली, लेकिन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए भूमिका में क्या लिख सकते हैं। महाकुंभ मेला का भारत, महाकुंभ जो मेला था वो भारत का तो था, मतलब खाली यूपी का तो था नहीं, पूरे इंडिया का ही था। और इंडिया का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में इस बार चर्चित था, क्योंकि ये 144 साल में एक बार ही आता है। तो महाकुंभ मेला भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक आयोजन है। ठीक, यह आयोजन धार्मिक पर्यटन को अत्यधिक प्रोत्साहन देता है और उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ठीक, ये भूमिका ठीक है। या फिर आप उसका जो ध्येय वाक्य था, किसका, महाकुंभ का ध्येय वाक्य क्या था, सर्व सिद्धि प्रदा कुंभ, वहां से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो आप सीधा सीधा उस पर लिख लीजिए कि ध्येय वाक्य सब सर्व सिद्धि प्रदा कुंभा, और वहां से लिखकर फिर स्टार्ट कर सकते हो कि महाकुंभ हमारे उत्तर प्रदेश में हुआ है और वहां की जो स्थिति है उसको दर्शा रहा है। ठीक, तो ऐसे लिख सकते हैं भूमिका को। तो भूमिका हो गई है। उसके बाद देखिए यूपी का मैप आप दिखा सकते हो वहीं के वहीं, और उसमें देखिए कहाँ पर हमारा संगम ये होता है, प्रयागराज में होता है। तो प्रयागराज की लोकेशन दिखा सकते हैं, ये वाली लोकेशन। और दिखा सकते हैं कि कौन सी रिवर पर है ये, गंगा यमुना की जो हमारी दोनों नदियां मिलती हैं, ये यहीं पर संगम होता है और संगम को हम वहां पर दिखा सकते हैं, प्रयागराज। ठीक, तो ये मैपिंग अच्छा है, आप मैप को वहीं के वहीं दिखा दीजिएगा। धार्मिक पर्यटन को प्रोत्साहन मिलेगा, इससे बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि भैया आस्था का केंद्र रहेगा ये। और महाकुंभ में देश विदेश के करोड़ों श्रद्धांजलुओं, पूजा और संतों के दर्शन करने हेतु आते हैं। देखिए आप लोगों ने जब देखा होगा महाकुंभ चल रहा था तो कितना ज्यादा वहां पर भीड़ हो रही थी। आप लोगों में से भी कई लोग गए होंगे, तो आप लोगों ने देखा होगा कि कितना वहां पर भीड़ थी, कितने, और कई चीजें हुई वहां पर, नेगेटिव भी हुई, लेकिन पॉजिटिव वे में दिखना है हमें, नेगेटिव वे में नहीं दिखना है। अंतरराष्ट्रीय पहचान, महाकुंभ के कारण धार्मिक राजधानी के रूप में विश्व स्तर प्रसिद्ध हुआ है। इतनी जनसंख्या, मतलब देखा जाए ना, तो एक कोई सॉरी, देखिए एक बार में जो इतनी कह सकते हैं महाकुंभ के कारण जो राजधानी के रूप में विश्व स्तर प्रसिद्ध हुआ है, जो प्रयागराज, वहां मतलब देश में ही इसका नाम, प्रदेश में तो देखिए हर किसी के नाम पर उस समय प्रयागराज चल रहा था, लेकिन देश में ही नहीं विदेशों में भी इसका नाम जाना जाएगा कि महाकुंभ कहीं पर हो रहा है, प्रयागराज में। ठीक है, तो एक अंतरराष्ट्रीय पहचान भी मिली है, तो ये पॉइंट्स भी डाल सकते हैं। फिर आर्थिक एवं सामाजिक विकास की बात कर सकते हैं यहाँ पर। रोजगार सृजन, ठीक है, रोजगार मिला लोगों को, मतलब इतनी बड़ी भीड़ आई है तो वहां पर रोजगार के साधन मिले हैं, है ना। स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति मिली, बिल्कुल मिली भाई। स्थानीय अर्थव्यवस्था पर ये देखा गया वहां पर कि जो दुकानें रहेंगी वो कहाँ की रहेंगी, बाहर वालों की तो रहेंगी नहीं, वहीं की रहेंगी। ठीक है, तो स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति ऐसे मिली कि लोग वहीं, देखिए लोगों को जब लोग वहां गए रुके तो वहां पर खाने की वस्तुएं भी ज्यादा चाहिए, वहां पर रहने की भी, ठहरने की व्यवस्था भी ज्यादा चाहिए। तो स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति मिली, लोगों के घरों में लोग रुके गए उस समय, और खेतों को वहां पर पार्किंग बनाया गया। ठीक, तो कह सकते हैं कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था को सपोर्ट मिला, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ, बिल्कुल हुआ। उसके बाद सांस्कृतिक और पर्यावरणीय पहलू देखें तो भारतीय संस्कृति का प्रदर्शन हुआ, जैसे अखाड़ों के माध्यम से। देखिए आप लोगों ने देखा होगा कि अलग अलग अखाड़े की रैलियां वहां पर आ रही थी, है ना। पेपर में डेली निकलता था कि इस अखाड़े को आज ये अखाड़ा आया है, इसका आज स्वागत किया गया, आज ये अखाड़ा है, इसका स्वागत किया गया। तो ऐसे करके अखाड़ों के माध्यम से हुआ, साधु संतों और लोक कला के माध्यम से भी हुआ है। ठीक है, फिर पर्यावरण जागरूकता की यदि बात करें, हाल में कुंभ आयोजन में स्वच्छ गंगा अभियान, प्लास्टिक मुक्त मेले की बात की गई थी उसमें, हरित पहल से पर्यावरणीय चेतना को भी बढ़ावा मिला था। बिल्कुल ठीक है, अच्छे पॉइंट्स हैं ये। अब देखिए 2025 में महाकुंभ को 76वां जिला घोषित किया गया, इसकी भव्यता को भी दर्शाता है। 76वां जिला बनाया गया था और इसी में 4 तहसील इसकी बनाई गई थी। तो 76वां जिला सिर्फ वो उसी समय के लिए बनाया गया था जब वहां पर महाकुंभ चल रहा था। लेकिन अभी की बात करें तो 76वां जिला अभी अलग बात चल रही है, 76 जिले की यूपी में परमानेंट बनाने की।
तो वो आप लोगों को पता होगा, कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा 76 मंजिला कौन सा बनने को जा रहा है। ठीक, फिर बात करें 44 करोड़ श्रद्धालुओं के साथ 144 वर्षों में, 144 वर्षों में आता है, हम लोगों ने पहले ये बात कर ली है, 144 वर्षों में महाकुंभ आता है। और ये देखा जाए तो अभी तक का सबसे बड़ा मेला था, इतनी जनसंख्या किसी मेले में आज तक वर्ल्ड में कहीं नहीं देखी गई। फिर देख लेंगे कंक्लूड कैसे करेंगे, कंक्लूजन को लिख देंगे, महाकुंभ केवल धार्मिक आस्था का पर्व ही नहीं बल्कि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय विकास का माध्यम है। यह आयोजन उत्तर प्रदेश के धार्मिक पर्यटन को वैश्विक केंद्र बनाकर निरंतर विकास की ओर अग्रसर कर रहा है। ठीक है, ये हम लोग लिख सकते हैं आसानी से। ठीक है, निष्कर्ष भी ये अच्छा हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा कितना, 125 शब्द में, जो कि 125 शब्द से थोड़े ज्यादा है, लेकिन ठीक है, इतना आप मैनेज कर सकते हो, 1.5 पेज तक इसको लिख सकते हो आप। तो इसमें आप लोगों को 8 नंबर का ये क्वेश्चन था, तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अब देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत की बात करनी है और लोक नृत्य की बात करनी है। तो ये तो आप लोग बहुत शौकीन आदमी हो, तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। क्या तो आप लोग गाने भी बहुत सुनते हो, लोकगीत कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के बहुत सुनते हो, नृत्य तो आप लोग हर जगह करते ही रहते हो, है ना। तो चलिए कोई बात नहीं, इसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पहले देख लेते हैं भूमिका, भूमिका को कैसा लिखा जाएगा। उत्तर प्रदेश में लोकगीत व लोक नृत्य राज्य की एक सांस्कृतिक पहचान है। इसकी लोक संस्कृति अत्यंत समृद्ध और विविधतापूर्ण है। ठीक है, क्योंकि एक जैसा पूरे उत्तर प्रदेश में देखा जाए, सारे उत्तर प्रदेश की बात करें तो एक जैसी संस्कृति तो है नहीं, है ना। यहाँ पर विविधता है क्योंकि इतना बड़ा राज्य है हमारा, देखा जाए तो ठीक ठाक देखा जाए डिस्टेंस में फैला हुआ है। तो वो देखा जाए तो 50-50, 100-100 किलोमीटर पर संस्कृति चेंज हो रही है ना। तो हर डिस्ट्रिक्ट या एरिया में देखें तो बुंदेलखंड में अलग संस्कृति का बात हो रही है, वहीं ब्रज में अलग संस्कृति की बात हो रही है, पूर्व में देखें तो पूर्व में अलग संस्कृति की बात होती है। तो ऐसे कई संस्कृति यहाँ पर देखने को मिलती हैं, तो उनके बारे में हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ लोकगीत और लोक नृत्य जनता की भावनाओं, परंपराओं और उत्सवों के जीवन के हर चरण से जुड़े हुए हैं। मतलब देखा होगा आप लोगों ने बात होती है कि इंसान का जब जन्म होता है ना, जन्म से शादी में, फिर उसका मतलब कई जगह उसका देखा होगा आपने, लोक नृत्य के या नाटक के माध्यम से दर्शाया जाता है उत्तर प्रदेश में। अभी हम लोग देखेंगे ना डिटेल्स में, तो सारे के सारे देख लेंगे। ठीक, चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं लोकगीत की। ठीक, तो लोकगीत की जो फेमस लोकगीत है वो है रसिया, आल्हा, कजरी और बिरहा। तो इनके क्षेत्र आप लोग मैप की सहायता से दर्शा सकते हैं, जैसे कि इसमें दर्शाया गया है। तो आप छोटा सा एक मैप बनाइए और देखिए, रसिया जो ब्रज वाला एरिया है, यहाँ पर रसिया होता है, और जो बुंदेलखंड वाला एरिया है वहां पर आला फेमस है। ठीक, वहीं पर देखिए फिर आप प्रयागराज वाले एरिया में देखोगे, सोनभद्र और मिर्जापुर वाले एरिया में, तो वहां पर आपको कजरी दिखाई देगा। फिर उसी के ऊपर आप लोग देखोगे, थोड़ा सा जाओगे तो वहां पर मिलेगा आपको बिरहा। ठीक, तो अब एक एक से इनकी बात कर लेते हैं। देखिए कजरी में क्या होता है, यहाँ गीत सावन और जो भादों का महीना होता है ना, सावन और भादों मतलब जुलाई अगस्त के माह में देखा जाए, तो उस महीने में ये गाया जाता है कजरी। ठीक, विशेष रूप से अगर आप बात करोगे इसकी, तो ये कौन से एरिया में है, देखिए ये वाला एरिया जो मैंने बताया ना, इस वाले एरिया में है। तो मिर्जापुर हो जाएगा, बनारस भी हो जाएगा, जौनपुर हो जाएगा, यहाँ पर कजरी गाया जाता है। अब बात कर लेते हैं कि इसलिए क्या, किस लिए गाया जाता है। प्रेम, विरह या फिर वर्षा ऋतु की भावनाओं का चित्रण इसमें किया जाता है, तो ये होता है कजरी। आप अगर ये 3 पॉइंट भी लिखोगे तो काफी है, एक आध 2 पॉइंट आपको और भी आ रहे हैं तो वो भी आप लिख सकते हो। ठीक है, फिर चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर सोहर की। बच्चे का जब जन्म होता है ना, तो उस समय गाया जाता है सोहर। तो उस समय की बात कर लेते हैं। सोहर आप लोगों को पता होगा, कईयों लोगों को तो आप में से आता भी होगा सोहर, है ना। तो सोहर होता है विशेष रूप से गोरखपुर और आजमगढ़ एरिया में, जो गोरखपुर और आजमगढ़ वाला एरिया है वहां पर गाया जाता है। गाया तो हर जगह जाता है, लेकिन फेमस वहां का है। ठीक, फिर आल्हा की बात करें तो ये वीर रस से भरा हुआ है, जिसे आल्हा और ऊदल की वीर गाथाओं में गाया जाता है। जो आल्हा ऊदल थे ये बुंदेलखंड क्षेत्र के थे, और कहा जाता है ऐसा कि इन्होंने पृथ्वीराज चौहान को भी हराया था। ठीक है, तो ऐसी आप लोग इनकी बातें हैं, वीर रस से भरी हुई हैं, तो इनके बारे में ये लिखा जाता है। फिर इस पर बात कर लें और भी, बिरहा, काग, रसिया, झूला, होरी, ब्रज मंदिरों में त्योहारों में गाए जाने वाले ये गीत है। एक गीत और होता है यहाँ पर चैती, ये चैत्र के समय गाया जाता है। ठीक है ना, चैत्र का समय जब होता है ना, कौन सा माह होगा, ये होगा अप्रैल माह के आसपास, मार्च और अप्रैल के बीच में, तो ये उस समय गाया जाता है चैत्री। तो ये थे उत्तर प्रदेश के प्रमुख कह सकते हैं लोकगीत। फिर बात कर लेते हैं प्रश्न में क्या दिया हुआ है, लोकगीत के साथ साथ लोक नृत्य भी दिए हुए हैं, तो लोक नृत्य पे बात कर लेते हैं। देखिए लोक नृत्य कौन कौन से हो जाएंगे इंपॉर्टेंट, नौटंकी, रासलीला, कर्मा नृत्य। ठीक है, आप एरिया दर्शा दीजिए, फिर वहीं पर धोबिया भी हो जाएगा और धुरिया भी हो जाएगा। ठीक है,
तो बात कर लेते हैं सबसे पहले रासलीला की। तो रासलीला आप में से हर किसी ने सुना होगा, ठीक है। कहाँ पर होता है? ब्रज क्षेत्र में। तो सबसे पहले आप लोग मैप बनाए हो तो सबसे पहले रासलीला को दर्शा दीजिए, फिर नौटंकी को भी दर्शा दीजिए, कर्मा नृत्य को भी दर्शा दीजिए। कर्मा नृत्य जो होता है वो जनजाति के द्वारा होता है, और ये होता है जो अपना सोनभद्र वाला इलाका है ना, वहां पर होता है। तो वहां पर इसको दर्शा दीजिएगा। ठीक। ब्रज क्षेत्र में होता है रासलीला, मथुरा वृंदावन में प्रचलित है, और ये भगवान श्री कृष्ण और उनकी गोपियों की लीलाओं पर आधारित होता है। रासलीला उसी को कहा जाता है, ठीक है। जैसे ही आप लोगों को नहीं बोल देते हैं कि आप लोग ज्यादा रासलीला ना करिए, तो वो हुए रासलीला। ठीक। फिर नौटंकी की बात कर लेते हैं। तो लोक रंगमंच का रूप जिसे नृत्य, संगीत और नाट्य समन्वय कहलाता है। जैसे जो नौटंकी होता है ना, जो सामाजिक विषयों पर आधारित होता है ना, समाज में जो नौटंकी चलती रहती है आपस में, जैसे मान लीजिए एक परिवार में कोई कलेश हो गया, उस पर बात चल रही है, तो उसको दिखाया जाएगा, या समाज में कोई बात हो गई, बच्चों का खेलना, और कई तरह की चीजें दिखाई जाती है नौटंकी के माध्यम से। ठीक। फिर बात कर लेते हैं वहीं पर धोबिया की। तो ये केवल पुरुष के द्वारा किया जाता है, और ये नृत्य करते हैं एक तरीके से, और धुरिया नृत्य किया जाता है। ये आप लोगों ने सुना होगा, कुम्हार जाति जो होती है उसके द्वारा किया जाता है, और उसमें भी मेनली उसके पुरुषों के द्वारा, जो कि महिलाओं की वेशभूषा में नृत्य करते हैं, मतलब महिलाओं के कपड़े पहनकर, एक तरीके से देखा जाए तो महिलाओं जैसा दिखने का वो कोशिश करते हैं, और फिर उससे नृत्य करते हैं, तो उसको धुरिया नृत्य भी कहते हैं। ठीक। फिर और अगर नृत्य की बात करें तो झूला नृत्य, कर्मा नृत्य और जाट जाट नृत्य आदि उत्तर प्रदेश के प्रमुख नृत्य हैं। एक लाइन में आप इनको समाप्त करते कर सकते हैं। फिर विशेषताओं की बात करें इनकी, तो लोक जीवन, परंपरा और भावनाओं को सजीव चित्रण होता है। देखा जाए तो ये कहाँ से लिए गए? लिए तो कहीं ना कहीं समाज से ही गए हैं ना, तो उनका सजीव चित्रण करने की कोशिश की जाती है। ठीक। लोक भाषा अवधी, ब्रज, भोजपुरी और बुंदेली, ये जो है ये यूपी में बोली जाती है मिली। संगीत और नृत्य का सहज और प्राकृतिक रूप होता है। धार्मिक, सामाजिक और कृषि जीवन में गहरा संबंध होता है। ठीक। आप कंक्लूजन कैसे करेंगे? उत्तर प्रदेश में लोक संगीत और नृत्य परंपराएं समाज की विविधता, संस्कृति और गौरवशाली इतिहास की जीता जागता एक प्रमाण है। ऐसे हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं। 200 वर्ड में ये हमको लिखना था, ठीक है। 2 पेज में ये लिखा हुआ है फॉर्मेट। आप लोग इसको फॉर्मेट के तरीके से देख सकते हो। एक मोटा मोटा यूज कर सकते हो कि हाँ भाई ऐसा फॉर्मेट बनाया जा सकता है। फिर उसके बाद आप और कुछ इसमें ऐड करना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि भाई मतलब आंसर लिखने का तरीका हर किसी का अलग होता है। कोशिश कीजिएगा बेहतर से बेहतर पॉइंट रखें, ज्यादा कहानी और कथाएं ना रहे, तो आपको विशेष नंबर दिए जाएंगे। और इसमें और भी चीजें आप, जैसे कुछ प्रमुख चीजें हैं तो उनको रेखांकित कीजिए, है ना। डायग्राम का ज्यादा यूज कीजिए, है ना। डायग्राम जितना अच्छा होगा उतना आपको आजकल डायग्राम वाला कह सकते हैं फॉर्मेट ज्यादा अच्छा माना जा रहा है, तो उसका भी कोशिश कीजिए। चलिए अभी और क्वेश्चन जो बचे हुए हैं उनको भी हम लोग डिस्कस करते हैं। धार्मिक उग्रवाद की बात यहाँ पर हो रही है। धार्मिक उग्रवाद से आप क्या समझते हैं? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इससे निपटने हेतु क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं, ये हमें 150 शब्द में लिखना है, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले इनकी भूमिका की बात कर लेते हैं। ठीक। भूमिका क्या है? जब कोई व्यक्ति समूह अपने धर्म के नाम पर अन्य धर्मों या समुदायों के प्रति असहिष्णुता, हिंसा और नफरत फैलाने का कार्य करता है, इसका मुख्य उद्देश्य धार्मिक विचारों या मान्यताओं को दूसरों पर थोपना या समाज में विभाजन करना पैदा होता है, ये ठीक है। धार्मिक उग्रवाद को ये कह सकते हैं दिखा रहा है पूरा तरीके से, एक परिभाषा हो गई है। तो धार्मिक उग्रवाद की आप परिभाषा देकर भूमिका स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। फिर धार्मिक उग्रवाद को और दिखा दीजिएगा पॉइंट वाइज, तो उसमें क्या हो जाएगा? देखिए, समाज एकता को कमजोर करता है, शांति को भंग करता है, सांप्रदायिक सौहार्द को कमजोर करता है, राजनीति की राजनीतिक जो अस्थिरता है उसको भी फैलाता है, और आतंकवाद को बढ़ावा देता है, ठीक है ना। तो ये चीजें हो जाएंगी, ये पॉइंट आप लोग देख सकते हैं। फिर देखिए उत्तर प्रदेश का मैप दिखाकर और एरिया दिखा सकते हैं कि कहाँ पर उग्रवाद को ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है। तो मुजफ्फरनगर इसमें दिखाया गया है, कानपुर दिखाया गया है, बहराइच दिखाया गया, उत्तर प्रदेश और लखनऊ भी दिखाया गया है। तो ये दिखा के हम लोग इसको खत्म कर सकते हैं। फिर इसके बात करें तो सरकार द्वारा धार्मिक उग्रवाद से निपटने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। तो आप इतना बड़ा लिख रहे हो, इसमें टाइम लगेगा, आप हेडिंग सिर्फ उपाय करके कर सकते हैं, या फिर सरकार द्वारा प्रयास लिख सकते हो, उसमें बस इतना लिख दीजिएगा, ठीक है ना। ज्यादा शब्द भी नहीं होंगे और ज्यादा टाइम भी आपको लिखने में नहीं लगेगा, तो आप इतना ही लिख दीजिए, सरकार द्वारा प्रयास। तो कानूनी और प्रशासनिक कदम उठाए जा रहे हैं। इसमें कानूनी और प्रशासनिक कदम कैसे उठाए जा रहे हैं इसको देख सकते हैं। देखिए, राज्य सरकार ने सांप्रदायिक हिंसा और नफरत फैलाने वाले तत्वों की सख्ती से कार्रवाई की है, बिल्कुल ठीक बात है। क्योंकि देखिए आजकल उत्तर प्रदेश में आप लोग देख रहे हैं बाबा जी की सरकार है, तो बाबा जी कितना टाइट करके रखे हैं पूरे उत्तर प्रदेश को, कहीं भी
अब थोड़ी बड़ी हिंसा तो हो ही जाती है, लेकिन कोशिश वो कर रहे हैं कि उतनी बड़ी कोई हिंसा ना फैल पाए जिससे कि प्रदेश को कोई बहुत बड़ी हानि हो। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जो होता है ना, एनएसए के अंतर्गत उग्रवादी फैलाने की कठोर कार्रवाई भी की जा रही है। फिर देख लेते हैं इंटेलिजेंस और पुलिस नेटवर्क मजबूत करना। तो हमारी राज्य सरकार जो है ना, इंटेलिजेंस और पुलिस नेटवर्क को कैसे मजबूत कर रही है। जैसे एटीएस और एसटीएफ को मजबूत किया जा रहा है, ये बहुत अच्छा उपाय कह सकते हैं, एक तरीके से हो गया। जो एटीएस और एसटीएफ है वो भारत में जो हमारी यूपी है उसमें बहुत अच्छा काम कर रहा है। ठीक, साइबर मॉनिटरिंग सिस्टम के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से नफरत फैलाने वालों पर निगरानी हो रही है। फिर वही बात कर लेते हैं सांप्रदायिक सौहार्द कार्यक्रम, शिक्षा जागरूकता और शांति समितियों की। ठीक, एकता दिवस, सद्भावना दिवस कार्यक्रम और धार्मिक नेताओं के मध्य संवाद किया जा रहा है। विद्यालय आदि में सांप्रदायिक सौहार्द के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। हर जिले में शांति समिति, प्रशासन, स्थायी जनता के मध्य से सौहार्द किया जा रहा है। मतलब कह सकते हैं एक तरीके से हर जगह, हर क्षेत्र में आप लोगों को थोड़ा सा मतलब देख सकते हैं कि देखने को मिल रहा होगा इस समय कि सांप्रदायिक जो चीजें हैं उनको शांत किया जा रहा है एक तरीके से बाबा जी की गवर्नमेंट में। ठीक, फिर बात कर लेते हैं वहां पे कि कंक्लूजन हम लोग इसका कैसे देंगे। धार्मिक उग्रवाद समाज की एकता और प्रगति के लिए खतरा है, परंतु इसमें स्थायी समाधान के लिए जनता की सहभागिता और आपसी सौहार्द की भावना सबसे आवश्यक है। कह सकते हैं एक पॉजिटिव वाइब्स आ रही है, तो इसको निष्कर्ष को ठीक माना जा सकता है, क्योंकि कम शब्दों में लिखोगे, अच्छा लिखोगे तो बेहतर हो जाएगा। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बचा हुआ है हमारा, उत्तर प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा की बात हो रही है। आंतरिक सुरक्षा के संबंध में प्रमुख चुनौतियों एवं समाधान सुझाव जो है वो देने हैं 200 शब्दों में। ठीक है, तो 12 नंबर का क्वेश्चन है ये, देख लेते हैं। सबसे पहले कंक्लूजन देखते हैं। भारत का राज्य जो उत्तर प्रदेश है देश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। तो सबसे पहला पॉइंट तो हम लोग यही डाल सकते हैं कि भाई इतनी बड़ी जनसंख्या में राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण स्थिति रखता है उत्तर प्रदेश। ठीक है, और वहीं पर जनसंख्या और विविधता के कारण आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है देखा जाए तो इतनी ज्यादा जनसंख्या के साथ। तो ये भी इसमें लिख सकते हैं, तो 2 पॉइंट में भूमिका को खत्म कर सकते हैं। फिर देखेंगे चुनौतियां। चुनौतियां क्या दे सकते हैं यहाँ पर। देखिए चुनौतियां क्या क्या हैं, आप लोग खुद ही सोचिएगा चुनौतियां क्या हैं। यूपी में देखिए आतंकवाद और सीमा पर गतिविधियां जो होती हैं, नेपाल बॉर्डर से जो लोग आते रहते हैं। नक्सलवाद, जो नीचे सोनभद्र और मिर्जापुर वाले एरिया में देखा जाए तो वहां पर नक्सलवाद की समस्या है। फिर अपराध और माफिया नेटवर्क, तो अब यूपी में देखिए नोएडा जैसी और गाजियाबाद जैसी बड़ी सिटी आ गई हैं, तो यहाँ पर ये नॉर्मल चीज है। साइबर अपराध भी खूब हो रहे हैं, महिला और बाल सुरक्षा की भी दिक्कत है। और सांप्रदायिक तनाव और धार्मिक उग्रवाद को तो बढ़ावा होता रहता है, लेकिन कंट्रोल में करना होता है उसको। तो ये पॉइंट हम लोग चुनौतियों में दे सकते हैं। फिर राज्य में अनेक धार्मिक समुदायों के निवास के कारण कभी कभी सांप्रदायिक दंगों तथा तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है ना, आप लोगों ने देखा होगा पिछले 1 साल में कहाँ कहाँ पर दंगे दिखाई दिए हैं आपको। अभी बरेली में कितना बड़ा दंगा हो गया था, तो आप लोगों ने देखा होगा कि वहां पे जैसे तैसे कंट्रोल किया गया। ठीक, फिर सोशल मीडिया के माध्यम से अफवाहें फैल जाती हैं, कई झूठी अफवाहें होती हैं, भ्रामक और झूठी अफवाहों को फैला दिया जाता है। उसमें जो पढ़ी लिखी कह सकते हैं लोग हैं वो तो बच जाते हैं, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग होते हैं, जो भावनात्मक रूप से कमजोर होते हैं, वो उस चीज को सत्य मान लेते हैं, है ना। और ऐसी चीजें व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से फैलाई जाती हैं, मतलब सोशल नेटवर्क के माध्यम से कह सकते हैं। व्हाट्सएप और फेसबुक ही इसमें जिम्मेदार नहीं है। कुछ जिलों में आतंकी नेटवर्क और अवैध हथियार की तस्करी भी होती रहती है। ठीक है ना, देखा होगा आप लोगों ने कई जगहों पर ये तस्करी चलती रहती है, आप लोगों को पता होगा, आप लोग भी जिम्मेदार नागरिक हैं। नेपाल सीमा से जुड़े इलाकों में स्मगलिंग होती है, बिल्कुल होती है, ठीक बात है ये। स्थानीय असंतोष, गरीबी और शिक्षा की कमी है। फिर वहीं पर देखिए ये जो मैप बनाया गया है ना, इसमें सिर्फ ये दिखाया गया है कि नक्सल प्रभाव ये वाला एरिया, लेकिन आप इसमें देखिए मैप में और भी चीजें दिखा सकते थे कि आतंकवाद, सीमा और गतिविधियां कहाँ पर हो रही हैं, है ना। नक्सलवाद तो चलिए दिखा दिया, साइबर अपराध कहाँ पर हो रहा है, महिलाओं और बाल सुरक्षा की कमी कौन से एरिया में दिखाई जा रही है, तो सारे के सारे एरिया यहाँ पर दिखाए जा सकते थे, है ना। सांप्रदायिक तनाव कौन से क्षेत्र में सबसे ज्यादा चलता है। तो मैप में एक चीज नहीं दिखाइएगा, आप सारी की सारी चीजें दिखाइएगा, जिससे कि एग्जामिनर को ये समझ में आया कि हाँ भाई ये यूपी के एक एक एरिया से बहुत अच्छे से परिचित है ना। फिर सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली जिलों में नक्सली गतिविधियों को प्रभावित, ये हम लोग देख लिया है। भूमि माफिया, खनन माफिया, संगठित अपराध गिरोह, जो भूमि माफिया और खनन माफिया है, ये कहाँ पर ज्यादा है, कैसी चीजें यहाँ पर आ रही हैं निकल के, तो वो एरिया भी हमें दिखा देना है। फिर डिजिटल तकनीकी प्रसार में ऑनलाइन ठगी चल रही है बहुत ज्यादा, आप लोगों ने देखा होगा आजकल ऑनलाइन ठगी चलती है, तरह तरह की कॉल्स आती रहती है, आप लोगों के पास भी आई होगी कि आप ओटीपी बताइए, आपका इतना पैसा आ गया, उतना पैसा आ गया। तो इन सब चीजों से बचे रहना है। खैर आप लोग तो पढ़े लिखे लोग हैं, आप लोग नहीं फंसोगे इतने जल्दी।
महिला उत्पीड़न, बाल अपराध और मानव तस्करी जैसी घटनाएं भी बढ़ रही हैं। राजनीति अपराध, गठजोड़ और कानून व्यवस्था, डेटा चोरी, धार्मिक राजनीति दुष्प्रचार की घटनाएं बढ़ रही हैं। तो ये आंतरिक देखा जाए तो एक तरीके से चुनौती थी। अब देख लेते हैं कि सरकार के द्वारा जो कदम उठाए जा रहे हैं, बाबा जी के द्वारा और बाबा जी की टीम के द्वारा जो कदम उठाए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, वो क्या है समाधान में लिख सकते हैं। जैसे देखिए, अभी आप लोगों ने देखा होगा पिछले 5-7 साल से, या कह सकते हैं 10 साल से, जब से बाबा जी की सरकार आई है, तब से पुलिस सुधार और आधुनिकीकरण हुआ है। पुलिस के हाथ में पावर थोड़ी सी ज्यादा आई है, तो पुलिस अपने हिसाब से काम भी अच्छा कर ले रही है, ठीक। और विशेष बलों की जो एसटीएफ वगैरह जो बल होते हैं ये, और कौन से पीएसी जो होता है अपने यूपी में, पीएसी जैसे बलों की भी स्थापना ज्यादा हो रही है, ठीक। फिर साइबर सुरक्षा केंद्र की स्थापना की जा रही है, शांति और सौहार्द भी बनाया जा रहा है, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों का जो क्षेत्र है वहां पर विकास किया जा रहा है, जन जागरूकता फैलाई जा रही है कि भ्रामक स्थितियों में किसी भी प्रकार से वो लोग फंसाए ना जा सकें, ठीक। फिर राज्य में मिशन शक्ति और सेफ सिटी प्रोजेक्ट और पुलिस स्मार्टिंग प्रोग्राम लागू किए जा रहे हैं। कुछ प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं जिसमें मिशन शक्ति शामिल है, सेफ सिटी प्रोजेक्ट भी शामिल है, पुलिस स्मार्टिंग प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके माध्यम से कंट्रोल किया जा सके, ठीक। सीसीटीवी निगरानी और निगरानी ड्रोन सर्विलांस को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। एटीएस, एसटीएफ और यूपी इंटेलिजेंस यूनिट को सशक्त किया जा रहा है, जैसे कि हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं इस पॉइंट की। फिर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशनों के माध्यम से ऑनलाइन अपराधों को भी नियंत्रण किया जा रहा है। जैसे पहले आप लोगों ने देखा होगा ऑनलाइन अपराध होते रहते थे, उतना ध्यान नहीं दिया जाता था, लेकिन अब देखिए आप, ऑनलाइन अगर कोई अपराध हुआ है और पुलिस को पता चल गया है तो कितने जल्दी वो सॉल्व करने पर उसमें लग जाते हैं। हालांकि अभी भी कह सकते हैं एक तरीके से कि उतनी और स्थिति बेहतर होनी चाहिए, पर पहले से बेहतर है अभी। तो और भी आगे कोशिश की जाएगी कि और बेहतर होगा सब, ठीक। आप लोग अधिकारी बनोगे तो और बेहतर कर लोगे। जिले में शांति समिति गठित कर सांप्रदायिक एकता को बढ़ावा दिया गया है। जन संवाद और नागरिक सुरक्षा समितियों के लिए जनता को सुरक्षा तंत्र में जोड़ा जा रहा है, बिल्कुल ठीक बात है। उत्तर प्रदेश की आंतरिक सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी चुनौतियों से घिरी हुई है। ये हम अब कंक्लूजन लिख रहे हैं इसमें कि जो उत्तर प्रदेश की आंतरिक सामाजिक आर्थिक स्थिति देखा जाए तो तकनीकी चुनौतियों से घिरी हुई है। स्थानीय समाधान तभी संभव है जब कानून व्यवस्था के साथ साथ शिक्षा, रोजगार और सामाजिक सौहार्द को भी प्राथमिकता दी जाए। तो ये एक पॉजिटिव, बढ़िया कह सकते हैं कि निष्कर्ष हमारा कंक्लूजन सामने आ रहा है। तो अब आप लोगों को क्या करना है, देखिए डेली आप लोगों के प्रश्न दिए जा रहे हैं, आप लोगों को कॉपी चेक होके भी मिल रही हैं। 17 दिन आप लोगों के हो चुके हैं, 18वें दिन का प्रश्न दिया गया है, तो आप उनको लिखिए और टेंशन नहीं लीजिए, आपकी कॉपी बहुत जल्दी आपको, आज संडे है तो शायद देखिए रात में आपकी कॉपी आज मिल जाएगी। तो कोशिश कीजिए और लगातार लिखते रहिएगा, जब तक रिजल्ट नहीं आ रहा है बैठना नहीं है, कुछ ना कुछ करते रहना है, जिससे कि रिजल्ट आते ही आपको वो एक उलझन टाइप की सामने ना आए, ठीक। तो चलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।